आज हम कवर करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम करने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। और जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि ये एक आई मीन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है जो इम्पोर्टेंट है। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आयनिक के लिए इम्पोर्टेंट, इस कारण से थोड़ा सा कवर कर लेता होता क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अपन, तो क्वेश्चन करने के लिए भी हम लोग आई मीन आई विल बी डूइंग दैट क्वेश्चन, बट एक बार आयनिक बीच में आ जाए फिर दो तीन आई मीन एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा इसके ऊपर। ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है कि भाई एक समय में दो इक्विलिब्रियम चल रहा हो, एक कंटेनर के अंदर दो इक्विलिब्रियम चल रहा हो। सो फॉर एग्जांपल इसका काम कहाँ आएगा वो बात की बात है। अगर एक ही समय में दो इक्विलिब्रियम चल रहा हो तो फिर हम उसको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि लेट्स सपोज H2S को मैं ब्रेक करता हूँ और बनाता हूँ H प्लस प्लस HS माइनस। ठीक है, फिर इस HS माइनस को मैं ब्रेक करता हूँ और मैं बनाता हूँ H प्लस प्लस सल्फाइड आयन। तो वैसे केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक समय में H2S का ही टूटना है बट दो पार्ट में टूट रहा है। तो दिस इज द वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ व्हाट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। मतलब एक समय में दो इक्विलिब्रियम चल रहा है, एक ही कंटेनर के अंदर दो इक्विलिब्रियम चल रहा है। तो लेट्स सपोज अगर मान लो ये A मोलर था, तो A में से X बाहर निकलेगा, ये बनेगा X और ये बनेगा X। अब ये जो X था ये इसमें से X में से Y बाहर निकलेगा और बनेगा ये Y और ये बनेगा Y। अब क्या दिख रहा है मेरे को कि भाई एक ही इक्विलिब्रियम के अंदर ये HS माइनस यहाँ पे X माइनस Y है। सर हो गया सर, काम करिए सर। क्या बेटा, सर आ गया सर वाईफाई। समझ में आ गया? हाँ सर, वाईफाई आ गया सर। अच्छा वाईफाई आ गया, ओके गॉट इट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ही समय में हमारा यहाँ पर एक्स माइनस वाई है उसी इक्विलिब्रियम के अंदर, और वही इक्विलिब्रियम ऐसा है एक ही समय में एक ही कंटेनर के अंदर चल रहा है और वहां पे मेरे को यहाँ पे एक्स मिल रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? एच एस माइनस तो एच एस माइनस है, वो तो सेम होना चाहिए। तो फिर हमें यहाँ पे एक्स माइनस वाई करना पड़ेगा। फिर अगर दिख रहा है मेरे को एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन एज पर दिस इक्विलिब्रियम इज एक्स and H plus concentration H per this equilibrium is Y. How is it possible? तो what I'll do, X plus Y और यहाँ पे Y plus X। अब ये सही है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई साहब हमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के कारण कुछ हद तक चेंजेस करने पड़े। क्या चेंजेस करने पड़े? तो एच एस माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को यूनिफॉर्म रखना पड़ा, एच प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को यूनिफॉर्म रखना पड़ा, और H2S यानी Y माइनस आई मीन S2 माइनस ये यूनिक। तो इस कारण से हमें इसको अल्टर नहीं करना पड़ा, ये एज इट इज रह गया। तो दिस इज द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ व्हाट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। और ये एग्जांपल जो है ये कहाँ से आया है? तो ये एग्जांपल आया है आयोनिक इक्विलिब्रियम से, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं और आयंस का डिसोसिएशन जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इस कारण से हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा, राइट? कोई बात नहीं गुंजन, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, देख लेना उसको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास H2S है, हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक करा, H2S को H प्लस और HS माइनस बनाया, फिर HS माइनस को मैंने ब्रेक करा H प्लस और H2 माइनस बनाया। तो चूंकि यहाँ पर सिमिलर टाइप्स ऑफ आयन मुझे दिख रहे हैं तो आई हैव टू टेक दिस इनटू कंसीडरेशन दैट ऑब्वियसली सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी देयर इन द इक्विलिब्रियम इन द कंटेनर। तो ये हो गया तुम्हारा वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ फाइन इक्विलिब्रियम आई मीन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। चूंकि ये केस आयनिक के अंदर आ रहा है इस कारण से मैं इसको आयनिक में कंसिडर कर रहा हूँ। अब आयनिक में इसको मैं कंसिडर करूंगा तो यहाँ से मैं पहले इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ और दूसरे इक्विलिब्रियम का भी कांस्टेंट लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज ये K1 और K2 है, तो मेरा K1 हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई a माइनस एक्स। और यहाँ पे K2 मेरा हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस एक्स बाय एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है हमारे आयनिक के प्रोस्पेक्ट से। अब इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आईटीज के अंदर आए हुए हैं, तो वो बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, ऐसे फंडे लगाने हैं उसमें कि similar ion will have the similar concentration. For that matter, we have to alter and we will have to be, very alert when we are solving with the simultaneous equilibrium. तो मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम के, और साइमल्टेनियस के ऊपर एक दो क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। तो अपन आते हैं टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब ये आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है? तो देखो भाई, नाम से क्लियर है, आयंस का इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जो आयंस के कारण हो, मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पे आयन हो। तो
तो अगर ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पे आयन हो उसके ऊपर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई ऐसा कौन सा इक्विलिब्रियम होगा जहां आयन होगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स। तो इन जनरल क्या होता है, आयन जब टूटते हैं, जैसे HCl है, तो इन जनरल जब इलेक्ट्रोलाइट टूटते हैं तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन देते हैं और बनाते हैं H+ और Cl-। तो ऐसे केस में मैं इक्विलिब्रियम को इमेजिन भी नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है, 100% टूटता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नाम की कोई चिड़िया नहीं आ सकती। लेकिन वही अगर मान लो मैंने CH3COH को तोड़ा, अब ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, हमें पता है वीक एसिड है, तो जब ये टूटता है तो ये बनाता है CH3CO- और H+। तो चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दैट्स व्हाई यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। मतलब ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी होती है, वेरेज HCl के टूटने में कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं आती, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। तो मतलब ये हो गया कि आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अगर हमें टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पता होगा तो शायद हमारे लिए आसान हो जाएगा इक्विलिब्रियम पढ़ना। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं बात करूं बेटा, तो दो तरह के होते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में इसमें दो क्लासिफिकेशंस हैं। तो क्लासिफिकेशन नंबर वन है जहां पे हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब बेस्ड ऑन मीडियम रिक्वायर्ड। तो बेस्ड ऑन मीडियम रिक्वायर्ड दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। पहला होता है ट्रू इलेक्ट्रोलाइट एंड दूसरा होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। मतलब यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप हीटिंग करो टूट जाएगा और आयंस में टूटेगा। तो ये कौन होते हैं मोस्टली, तो ये मोस्टली होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस से मिलकर बने होते हैं। तो जब आप इसको हीटिंग दोगे तो लैटिस एनर्जी अटेन करके ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl। तो जब तुम NaCl को हीट करते हो तो ये Na सॉलिड और Cl2 गैस नहीं निकालता, ये Na+ और Cl- बनाता है, राइट। और तुम वही अगर इसको पानी में डालोगे, NaCl को पानी में डालोगे, एक्वस मीडियम में डालोगे, तो ये भी यहाँ पर भी Na+ और Cl- बनाएगा। लेकिन ये पानी मीडियम के लिए मोहताज नहीं है, इसको जरूरी नहीं तुम पानी मीडियम दो, भाई हल्की हीटिंग कर दो ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में। वेराज अगर मैं बात करूं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट की, तो दिस रिक्वायर्स मीडियम। तुम इसको अगर हीटिंग करोगे तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ इनके पास कोई लैटिस नहीं है, इनके पास कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है, दे आर सिंपली अ कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड्स को अगर आयंस में आप ब्रेक करना चाहते हैं, कैटायंस और एनायंस में, तो वैसे केस में हमें 100% किसी मीडियम को देना पड़ेगा ताकि वो उस बॉन्ड को तोड़ पाए और एक कैटायन और एक एनायन बनाए। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट होता क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो आयंस में ब्रेक हो, जो आयंस में ब्रेक हो वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि AB मेरे पास कोई चीज है, अगर मैं इसको तोड़ू बन जाए A+ और B-। अब वो मीडियम के साथ टूटे या हीटिंग से टूटे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैंने AB को तोड़ा बन गया A+ और B-, तो व्हाट वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोलाइट। वही अगर मान लो AB को तोड़ता और बन जाता A2 और B2, तो हम बोलते हैं फिर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। फिर तो ये इलेक्ट्रोलाइट बन सकता है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन अभी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। जैसे मान लो मैंने AB को तोड़ा, 2AB को ब्रेक करा, तो ये बन गया A2 + B2, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। लेकिन अभी यहाँ पर AB इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100% ये किसी मीडियम में आके टूटा होगा, मीडियम में आके इसने अपने आप को आयन में डिसोसिएट कर दिया। वही अगर मैं मीडियम ना डालूं, हीटिंग कर दूं, ये A2 और B2 में टूट गया। तो मतलब हो गया कि जो AB है तुम्हारा वो एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोलाइट बनने के लिए। वेयर एज अगर मान लो ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट होता है AB, तो इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये अगर हीटिंग करते तो भी ये कैटायंस और एनायंस में टूटता। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो दिस रिक्वायर्स अ मीडियम टू ब्रेक इनटू आयंस, कैटायन एंड एनायन। तो इसको एक पर्टिकुलर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसको एक पर्टिकुलर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl। अब HCl क्या है, एक एसिड है, आपको पता होगा टूटता है H+ और Cl- में, लेकिन ये कहाँ पे टूटता है, ऐसा एक्वस मीडियम में। सिमिलरली अगर मान लो CH3COH है, तो ये भी टूटता है कहाँ पे, एक्वस मीडियम में। क्या बनाता है, तो बनाता है H++ CH3COO-। अब चूंकि इसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट हो गई, इसीलिए हम बोल रहे हैं भाई
ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है। हीटिंग करने पे अगर मैं HCl को हीटिंग करूंगा ना, तो मेरे को H प्लस और Cl माइनस नहीं मिलेगा, मेरे को मिलेगा हाफ H2 गैस और हाफ Cl2 गैस। तो ये मतलब ये हो गया कि हीटिंग से काम नहीं चलेगा, ये आयनिक बॉन्ड से बने ही नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड वाले हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट विच रिक्वायर्स अ मीडियम। जैसे आप लोग सब पोटेंशियल रिजल्ट हो, यू नीड अ मीडियम, यू नीड अ गुड टीचर, राइट। और जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बहुत तेज होते हैं, आप लोगों को पता हो कुछ बच्चे ऐसे तो बहुत तेज होते हैं, तो दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मीडियम एनीथिंग, वो कहीं भी रहेंगे कहीं भी पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो कौन होते हैं, वो ट्रू है, मतलब भगवान ने उसको इतना दिमाग देके भेजा है, कुछ हद तक पुराने जन्म का कुछ ऐसा सीख के ही आया है दुनिया में। लेकिन हमें यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मैं हूं, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, वैसे आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। यू आर ए पोटेंशियल रिच पर्सन, तुम फ्यूचर में रिच बन सकते हो अगर सब कुछ सही रहा तो। लेकिन आकाश अंबानी इज नॉट ए पोटेंशियल रिच, इज ए ट्रू रिच। वाई? बिकॉज उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको बस उस पैसे को बचा के रख लेना है, इतना ही काम का है उसका, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना है, इतना कि हम शायद सपने में भी ना सोच पाए, इस जिंदगी में तो ना सोच पाए। तो मतलब ये हो गया कि भाई कुछ ऐसा है जिसमें कि पर्टिकुलर मीडियम की रिक्वायरमेंट है, दैट इज पोटेंशियल, और जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज ट्रू। दैट्स इट। सर सेकेंड HCl का रिएक्शन ट्रू नहीं हुआ। HCl का रिएक्शन ट्रू नहीं हुआ ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट में टूट ही नहीं रहा ना बेटा। ये H2 और Cl2 कैटायन एनायन नहीं है ना, ये तो आयंस, आई मीन ये तो मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो मॉलिक्यूल्स है ना। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट में टूटता, अगर ये कैटायंस और एनायंस में टूटता, तब बोलते इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन देखो NaCl के अंदर, भाई तुम हीटिंग करो तो भी कैटायन एनायन बन रहा है, एक्वस मीडियम में डालो तो भी कैटायन एनायन बन रहा है, मतलब क्या है, मतलब ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है। चलिए, दूसरा कंडीशन, दूसरा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस चैप्टर में, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जो 100% डिसोसिएट होते हैं, 100% डिसोसिएशन, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जिसका जिसका डिसोसिएशन जो है वो 100% नहीं है। तो वीक के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे अगर मान लो किसी का 1 से लेके 10% के बीच है, या 1 से लेके 8% के बीच है, तो वो वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 1 से लेके 8% है, ये वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। किसी का मान लो 8 से लेके 50% है, 50 तो ज्यादा बोल दिया, लेट सपोज 20% है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक हो गया। उसके बाद अगर मान लो, मतलब ऐसे कोई डेटा नहीं है, बट हाँ इन जनरल क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सब कंसिडरेशन लेके चलते हैं। 20 से 80 हो गया, ये 20 से 50 हो गया, तो गुड हो गया, गुड। 50 से 80 हो गया तो हम बोल देंगे भाई ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, वेरी गुड बोल दो, वेरी गुड। और अगर मान लो कोई 80 to 100 के रेंज में है, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं। लेकिन हम जब कंसीडर करेंगे स्ट्रॉन्ग, तो हम 100% कंसीडर करेंगे। मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट केस में जो अल्फा की वैल्यू होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट वुड बी 100% या 1 फ्रैक्शन में 1 फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन 1 पूरा लेंगे, 100% मतलब हो गया, या फिर 100%। अब क्या है, जो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये कंप्लीट चूंकि नहीं टूटता, इस कारण से यहां पर रिवर्सिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। मतलब दे गिव रिवर्सिबल, दे गिव रिवर्सिबल क्या रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं, या रिवर्सिबल डिसोसिएशन बोल सकते हो। ये डिसोसिएट भी करता है, एसोसिएट भी करता है, बट ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दे आर इरिवर्सिबल। एक बार टूट गया मतलब टूट गया, अब जुड़ने का कोई संभावना ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं HCl, तो टूट गया तो टूट गया, अब वापस नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूं HNO3, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, टूट गया तो टूट गया, वापस नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूं NaOH, टूट गया तो टूट गया, वापस नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूं NaOH का, तो ये टूट गया तो टूट गया, वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है।
इनमें आपको कोई रिवर्सिबिलिटी देखने के लिए नहीं मिलेगा। या मैं बात करता हूं NaCl, भाई टूट गया तो टूट गया, तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर रिवर्सिबिलिटी हमें देखने नहीं मिलेगा। तो इन जनरल सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहां पे सारे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट्स, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी क्या होती है सर, तो मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूं बेटा, आपको याद रखने हैं ये एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कंसिडर करेंगे आप, जैसे कि H2SO4, HCl, HBr, HI, HNO3, ये सब तुम्हारे स्ट्रॉन्ग के अंदर आएंगे। यही एग्जांपल तुमको आगे देखने मिलने वाला है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो कौन है, तो एल्कली एल्कलाइन मेटल के हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH, KOH, RbOH, CSOH, मतलब एल्कली एंड एल्कलाइन के हाइड्रोक्साइड्स, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, मैं इसको भी स्ट्रॉन्ग के तौर पे ट्रीट करूंगा। CaOH का होल ट्वाइस, इसको भी मैं स्ट्रॉन्ग के तौर पे ट्रीट करूंगा। अगर एग्जाम में मान लो बोल दिया कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, अल्फा की वैल्यू डिफाइन है, तब तो कोई और बात है। हाँ बेटा हार्दिक, बस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बचा हुआ है, बाकी सब हो चुका है। ठीक है, मैंने बहुत कुछ में कवर कर लिया है, उतना कुछ उसमें मतलब इन जनरल तो नहीं देखोगे, बुक्स के अंदर भी नहीं होता। आप लोग भी क्वेश्चन ट्राई करो, कोई दिक्कत हो तो पूछना मेरे से। तो ये सब के सब मैं स्ट्रॉन्ग के तौर पे ट्रीट करूंगा, Mg हो गया, Ca हो गया, SrBa, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग हो गए मेरे लिए, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो भाई जितने भी अल्कली अल्कलाइन मेटल्स के हैलाइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, ये सब अच्छे सॉल्ट्स हैं, तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ट्रीट करूंगा। जैसे कि Na हो गया, Na की इलेक्ट्रोलाइट हो गया, NaCl है, KCl है, या CH3CONa है, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास KCl है, और भी ढेर सारे हैं, बहुत सारे MgCl2, मतलब ये सब मैं स्ट्रॉन्ग के तौर पे ट्रीट करूंगा। ऑल्दो अगर इन्होंने अल्फा वैल्यू डिफाइन कर दी, सॉल्युबिलिटी कंप्लीट नहीं है, सॉल्युबल कंप्लीटली नहीं है, टूट कंप्लीट नहीं पा रहा, कुछ भी ऐसा बोल दिया, तब तो भाई मैं कंसिडर कर लूंगा। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं बोला तो मैं स्ट्रॉन्ग के तौर पे ही ट्रीट करूंगा। जैसे H2SO4 है, अब H2SO4 को स्ट्रॉन्ग हम मान के चलते हैं, लेकिन देर आर मेनी इवेंट जहां पर कि H2SO4 का सारा हाइड्रोजन के निकलने की जो प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसके ऊपर IIT ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है पहले। लेकिन अभी के लिए मेरे लिए क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ही है। ठीक है, और भी ढेर सारे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, तो भाई इसमें आ गया वीक एसिड, वीक बेस एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे कि वीक एसिड में, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी के अराउंड घूम रहा होगा। क्योंकि हमें पता है जो इक्विलिब्रियम आता है वो स्ट्रॉन्ग में आता ही नहीं है, वो किस में आता है, वो वीक में आता है। स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम नहीं आता, वीक में इक्विलिब्रियम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने CH3COH को तोड़ा, टूटेगा क्या बनेगा, तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस। चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या दे रहा है मेरे को, रिवर्सिबिलिटी दे रहा है। जैसे AgCl है, अब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो टूटेगा, लेकिन क्या मेरे को मिलेगा, मेरे को मिलेगा रिवर्सिबिलिटी, Ag प्लस Cl माइनस। जैसे मेरे पास लेट्स सपोज AlOH का होल थ्राइस है, ये भी टूटेगा, लेकिन मेरे को कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं मिल रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो यहाँ भी मेरे को रिवर्सिबिलिटी देखने मिलेगी, मेरे को मिलेगा AlOH का होल ट्वाइस प्लस और प्लस OH माइनस। तो जहां भी वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटेंगे केटायन और एनायन में, वहां पे रिवर्सिबिलिटी आएगी, और जहां रिवर्सिबिलिटी आएगी वहीं पे क्या आएगा, वहीं पे इक्विलिब्रियम आएगा। बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहता है कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो दैट्स हाउ वी से कि जो चैप्टर है वो किसके अराउंड घूम रहा होगा, पूरा का पूरा चैप्टर घूम रहा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के अराउंड। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसके अराउंड घूम रहा होगा, पूरा का पूरा चैप्टर वीक इलेक्ट्रोलाइट के अराउंड घूम रहा होगा। जैसे कि NH4OH है, अब ये बहुत अच्छा बेस नहीं है, टूटेगा, बनेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब ये भी अच्छा बेस नहीं है, इस कारण से इसने क्या दिया मेरे को, इसने मेरे को रिवर्सिबिलिटी दे दी। तो जो भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है या वीक एसिड है, वो टूटेंगे, या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, पार्सली सॉल्युबल सॉल्ट है, लाइक क्रोमियम के सल्फेट हो गए, Ag का क्लोराइड हो गया,
ये सब कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, एंड इफ दे आर नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल तो ऑब्वियसली दे विल गिव यू व्हाट, दे विल गिव यू अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और जहां पे रिवर्सिबिलिटी आएगी वहीं पे क्या आएगा, वहीं पे इक्विलिब्रियम आएगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम सेज दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर वीक एसिड की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है, बिकॉज ऑफ वीक एसिड के ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा सबसे पहला एग्जांपल तो क्या होगा, CH3COH, या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। उसके बाद अगर मैं इनऑर्गेनिक एसिड की बात करूं तो कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, तो HF, HNO2, H2SO3, ये सब मैं वीक के तौर पे ट्रीट करूंगा। उसके बाद H3PO3, H3PO4, और कभी कभी तो H3PO4 कभी कभी, लेकिन ये भी वीक होता है, और H3PO2, ये सब काफी फेमस एग्जांपल है, मतलब इसी के आसपास तुम्हें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो ध्यान रखना इसका। अब वीक बेस कौन है भैया, तो वीक बेस सारे अमाइन बेस, अमाइन बेस, अमाइन बेस का मतलब क्या हो गया, मतलब ऑर्गेनिक, जैसे मिथाइल अमाइन है, जैसे मिथाइल अमाइन है, या फिर इथाइल अमाइन है। उसके बाद एक बहुत ही फेमस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक बेस है। या ऐसे बहुत एग्जांपल अच्छा फेमस है ALOH का होल थ्राइस, ये भी वीक बेस है। तो ये सब वीक बेस के अंडर आएगा। पार्सली सॉल्युबल सॉल्ट कौन से होंगे, या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन से होंगे, AgCl, AgBr, पता ही ये सब जल्दी सॉल्युबल नहीं होते, ये प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं, तो हमें इसको पहले KSP डिफाइन करना पड़ता है, इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल, दे आर पार्सली सॉल्युबल, राइट। सिमिलरली मेरे पास मान लो क्रोमियम के सल्फेट्स हैं, तो सॉल्ट ऑफ क्रोमियम, ये भी अच्छा नहीं होता, ये भी पार्सली सॉल्युबल होता है, मतलब ये भी कंप्लीटली सॉल्युबल पानी के अंदर नहीं होता। तो अगर पानी के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, और मैं यहाँ पे पानी को ही अपने दिमाग में रख रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ अमोनिया की बात नहीं कर रहा, मैं जो सॉल्वेंट अमोनिया की बात नहीं कर रहा, मैं जो सॉल्वेंट किसी और की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं पानी के आसपास ही घूम रहा हूँ, एक्वस मीडियम ही मेरा होगा। वैसे केस में जैसे Ag है, अब Ag अगर अमोनिया में जाता है तो हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले, बट पानी के अंदर ऐसा नहीं है, तो इस कारण से पानी में वो क्या होता है, वो PPT फॉर्म कर लेता है, जमीन पे जाके बैठ जाता है बॉटम के अंदर, राइट। जब बॉटम पे बैठता है तो वो सॉल्युबल नहीं है, इसलिए हम लोग वहां पे रिवर्सिबिलिटी निकालते हैं, मतलब उसका कुछ ही पार्ट सॉल्युबल होता है, इस कारण से उसका हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और वहां पे मैं इन्हीं सॉल्ट्स को कवर कर रहा हूँ, वहां पे मैं इन्हीं सॉल्ट्स को कवर कर रहा हूँ, लास्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक होगा। और ये दोनों जो होंगे ये अभी आएंगे कुछ समय में, पूरा चैप्टर इन्हीं के आसपास घूम रहा होगा, फुल चैप्टर विल रिवॉल्व अराउंड दीज ऑल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज अगर मैं इमेजिन कर रहा हूं इक्विलिब्रियम, तो आई मस्ट इमेजिन फॉर क्या, आई मस्ट इमेजिन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग के केस में ये रिवर्सिबल रिएक्शन देता ही नहीं है, दे गो स्ट्रेट इन दी वन डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है सर सबको, अभी तक क्लियर है? आपने सिर्फ टाइप ऑफ सॉल्ट्स बताए हैं। मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्ट बताया ही नहीं है बेटा, लेट हो गए हो तुम। मैंने बोला सर आयनिक मैंने जैसे ही इक्विलिब्रियम, मैसेज देखा वैसे ही पहुंच गया मैं। नहीं नहीं कोई नहीं, मैंने बताया आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम किसके लिए पढ़ते हैं, और उससे पहले मैंने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लिया था, बिकॉज ऑफ ये इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे इस चैप्टर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अगर पॉलीप्रोटिक एसिड्स आ गए तो वैसे केस में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आने लगता है। जैसे मेरा H2S क्या है, एक पॉलीप्रोटिक एसिड है, और ये वीक एसिड है, तो हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिफाइन करना पड़ता है, और एक ही एसिड दो बार इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कराता है, और चूंकि सिमिलर कंटेनर के अंदर दो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। और वहां पे फिर हमें कुछ अल्टरेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जब हमने A में से, मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन A है, तो A में से X बाहर निकाला, तो ये X बना और ये भी X बना, फिर ये X यहाँ आया तो इससे Y निकला, फिर Y बना और Y बना, लेकिन चूंकि HS- कंटेनर के अंदर यूनिक है,
तो अगर यहाँ पर x माइनस वाई है तो यहाँ भी x माइनस वाई होना पड़ेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। यहाँ से x मिला, यहाँ से y मिला H प्लस, लेकिन एक ही कंटेनर के अंदर दो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकता H प्लस का, तो ऑब्वियसली एक से x मिला, एक से y मिला, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। तो ये हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर अब मैंने बोला कि भाई इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं। अभी तो इलेक्ट्रोलाइट देखो, अब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ क्यों रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ आयंस इक्विलिब्रियम में है। आयंस जो जहां से टूट रहे हैं वो उसके साथ सोर्स के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो सोर्स के साथ कौन इक्विलिब्रियम में आएगा? तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बेसिक इलेक्ट्रोलाइट आयन प्रोड्यूस करेगा, आयन से ही इक्विलिब्रियम आएगा। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन नंबर 1 की बात करूं तो बेस्ड ऑन मीडियम रिक्वायर्ड देयर आर टू, ट्रू एंड पोटेंशियल। ट्रू इज व्हाट, जो किसी मीडियम का मोहताज ना हो, जैसे NaCl। आप हीटिंग करो Na प्लस और Cl माइनस बन जाएगा, लेकिन उसको एक्वस में डालोगे तो भी वो टूटेगा और Na प्लस और Cl माइनस ही बनेगा, बिकॉज वो आयनिक कंपाउंड है, वो कोवेलेंट कंपाउंड तो है नहीं। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? अगर आप मीडियम देते हो तो टूटता है वो आयंस में, अगर आप मीडियम ना दो, हीटिंग कर दो सिंपली, तो वो फिर वो आयंस में नहीं टूटेगा, फिर वो गैस बन के बाहर निकल जाएगा। हाफ CH2 गैस, हाफ Cl2 गैस, मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। ओके सर। CH3COH है। अब इसको भी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है टूटने के लिए। अगर हीटिंग करोगे तो क्या देगा ये? फिर ये हीटिंग करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब गैस बाहर निकालेगा। लेकिन अगर मैंने इसको पानी में डाल दिया तो ये क्या करेगा? अपने आप को एसिड की तरह बिहेव कराएगा, और एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या बनेगा? ये H प्लस और CH3COO माइनस। तो जो कि एक मीडियम के अंदर जाने के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे बिहेव कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। एज पर Arrhenius definition also, Arrhenius says कि whenever any electrolyte or whenever if there is any acid, then it must lose H plus ion in aqueous medium, right? So you need a certain support of medium, and that's how we say it is a potential electrolyte to become a electrolyte. Next is classification number 2. There are two kinds, strong and weak. Strong वो होता है जिसका कि लगभग 100% के आसपास होता है टूटना, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, वो कभी भी वापस नहीं आते। जैसे HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे कि HNO3 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl है, न्यूट्रल सॉल्ट है और काफी पावरफुल सॉल्ट है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये कभी भी जब टूटेगा तो वापस नहीं आएगा। वही अगर मैं CH3COH की बात करूं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज ऑफ वीक एसिड है। AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। AlOH का होल थ्राइस, ये एक वीक बेस है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NH4OH ये एक वीक बेस है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस देते हैं, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं देते। अब चूंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस देते हैं, इसीलिए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और उस केस में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? यस सर। अब तो इस केस में भाई हमें पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? तो वीक एसिड, वीक बेस एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। और हमारी पूरी केमिस्ट्री कहां पे चल रही होगी? हमारी पूरी केमिस्ट्री इसी के आसपास चल रही होगी, बिकॉज ऑफ यही जब टूटेंगे तो यही क्या देंगे? रिवर्सिबिलिटी देंगे। और जब ये टूटेंगे आयंस में और वो भी रिवर्सिबल होंगे, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। और चूंकि आयंस में इक्विलिब्रियम आ गया तो वी कॉल इट एज व्हाट? आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सर क्या हमें बस यही पढ़ना है? आंसर है नहीं। इस पूरे चैप्टर के अंदर पूरा चैप्टर विल मूव अराउंड, रोम अराउंड द पीएच वैल्यू। पूरा चैप्टर का यही मोटो है कि भाई हमें पीएच निकालना है कि नहीं? आपने देखा होगा इक्विलिब्रियम के मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं? भाई पीएच निकालो, है कि नहीं? यस सर। तो भाई जब पीएच निकालने के ऊपर ही पूरा चैप्टर मूव करने वाला है तो भाई पीएच के बारे में ही पढ़ना है यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का जो एक मेन मोटो है हम उसी को उठाते हैं और वहीं से पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। बीच बीच में टॉपिक आएगा कुछ कुछ जो अपार्ट फ्रॉम हट के पीएच से होगा, लेकिन उसको भी सीखते जाएंगे। लेकिन हम फोकस कर रहे होंगे पीएच के ऊपर, क्योंकि पीएच इज द बिगेस्ट टास्क इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यही सबसे बड़ा फैक्टर है। और उसी चीज को निकालने के लिए कहीं पे Ka इन्वॉल्व हो रहा होगा, कहीं Kb इन्वॉल्व हो रहा होगा। क्योंकि हम वीक एसिड, वीक बेस की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई Ka और Kb तो आएगा ही आएगा।
क्योंकि वीक एसिड वी और वीक बेस क्या करता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कराता है। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा तो 100% इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होगा, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड के लिए होगा, वीक एसिड के लिए होगा, उसको हम लोग के बोलेंगे, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस होगा उसको हम के बी बोलेंगे। तो मतलब हमें अल्टीमेटली के बी और कुछ भी करके, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कुछ भी करके हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। और अगर आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो आप राजा हो, क्योंकि पीएच वहीं से आना है। तो इसीलिए ये पूरा चैप्टर पीएच एंड पीओएच के आसपास घूम रहा होगा। तो हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो निकालना यही है। तो कॉम्बिनेशंस होंगे। अब देखो होता क्या, अपन गलती क्यों करते हैं, अपन गलती इसलिए करते हैं बिकॉज जब क्वेश्चन सामने आता है ना, तो हम इस बात को विजुअलाइज नहीं कर पाते कि भाई यहाँ पे पीएच कैसे निकालें, व्हाट शुड बी दी प्रोसेस, और अपन ब्लैंक हो जाते हैं। और जहां ब्लैंक हो गए तुम्हारा पूरा का पूरा वो क्वेश्चन खत्म। तो हम क्या करते हैं, इसको बाइफरकेट कर लेते हैं। तो पीएच ओनली वीक का नहीं निकालते, आयनिक इक्विलिब्रियम का ही एक पार्ट है पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग्स ऑल्सो। तो इसमें कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग आ जाए, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग आ जाए। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या क्या पॉसिबल है, तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और इसी को हम लोग तुरंत निपटा देंगे, बिकॉज इसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी बहुत आइडिया होगा, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। ये तुम्हारा सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है पूरे चैप्टर का, क्योंकि यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग में कभी आयनिक इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है। ये चैप्टर पूरा पूरा मोल कंसेप्ट, मतलब ये जो टॉपिक है ये पूरा पूरा मोल कंसेप्ट से ड्राइव होगा। नॉर्मेलिटी निकालेंगे, पीएच निकाल देंगे। तो दिस इज कंप्लीटली अ पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट, बट यहाँ पे पीएच निकालना एक काम है, इस कारण से हम पीएच निकाल लेंगे। तो ये सबसे आसान है, सबसे आसान है, ये तुरंत हो जाएगा। उसके बाद अब देखो, मैं इसलिए बाइफरकेट कर रहा हूँ बेटा, बिकॉज तुम एग्जाम हॉल में बिल्कुल क्लियर होकर अप्रोच लगाओ, तुम यहाँ पे लॉस्ट मत होना कि पता नहीं क्या करना है। अगला होगा स्ट्रॉन्ग प्लस वीक। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है वीक प्लस वीक। तो देखो मैं इसके बाद कवर करूंगा वीक प्लस वीक, उसके बाद अपन कवर करेंगे स्ट्रॉन्ग प्लस वीक, क्योंकि वो सबसे लास्ट पार्ट है, सबसे टफेस्ट पार्ट है। वीक प्लस वीक में क्या हो सकता है, तो वीक एसिड प्लस वीक बेस हो जाए, सॉरी वीक एसिड प्लस वीक एसिड हो जाए, 2 वीक एसिड आ जाए, ठीक है भैया। या हो सकता है कि भाई वीक बेस प्लस वीक बेस आ जाए, और या हो सकता है कि वीक एसिड प्लस वीक बेस आ जाए। तो वैसे केस में जो वीक एसिड प्लस वीक एसिड है, ये हमारा मतलब वन ऑफ द इजी है, ये कवर आराम से हो जाएगा। ये वाला भी हमारा आराम से कवर हो जाएगा। ये वाला आएगा अंडर बफर, बफर बोल सकते हो या तुम बोल सकते हो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये इसके अंडर आएगा। अब देखो भाई साहब, सर एक बात बताओ, पता कैसे करेंगे भाई ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो भाई मैंने पीछे जो लिखा है ना, इसके बाहर एक भी एसिड या बेस नहीं दिखेगा तुमको पूरे एग्जाम के अंदर। एक और मैंने ऐड करना भूल गया था, वो है H2S। इसके बाहर एक भी एसिड या बेस तुमको नहीं दिखेगा, यहाँ NH3 भी ऐड कर लो, एक भी नहीं दिखेगा। तो आपको समझ में आ गया वीक क्या है स्ट्रॉन्ग क्या है। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एग्जाम हॉल में, और अगर मिला तो वो हाइपोथेटिकल होगा, जैसे HA होगा, HB होगा या BOH होगा। तो समझ जाना कि भाई ये, और वो बोलेगा कि भाई HA का K वैल्यू इतना है, तो जैसे उसने HA का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर दिया तो समझ में आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का कर नहीं सकते। तो HA कोई ऑर्डिनरी या फिर इमेजिनरी एसिड है, तो उसका भाई मेरे को ये दिख गया भाई ए का हाइड्रोजन आयन है उसके अंदर, वो मोनोबेसिक है, वो लाइक HF है या HNO2 है या H2SO3 है, नहीं नॉट H2SO3, HNO2 है, HF है, राइट, ये इस तरह का कोई है। अब CH3COH है, HCOH है, बेंजोइक एसिड है, ये सब HA के अंदर आएंगे। तो वो हाइपोथेटिकल सेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी वो तुम्हें प्रॉपर बता देगा के वैल्यू। तो हम तो इसी के अराउंड घूमेंगे, और हाइपोथेटिकल कर देगा तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि भाई मोनो बेसिक है, उससे अलावा हमको कोई इन्फॉर्मेशन का चाहिए भी नहीं। एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो है इसका के वैल्यू, वो एग्जाम में दे रखा होगा। चलो, तो इसके अंदर बफर या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आएगा। मैं दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ, लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, बीच में खत्म ना हो भाई, बहुत ज्यादा भी मतलब बहुत हीट हो चुका है मेरा टॉपिक। अभी रखता हूँ, हाँ।
मैं तुरंत लिंक भेजता हूँ, तुरंत ज्वाइन करना, लेट मत करना।